हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुलदीप सिंघल। आज के इस वीडियो में हम एमटीजी का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। इस सैम्पल पेपर में हम एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। लॉन्ग वीडियोस के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। ये एमसीक्यू बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो इसी वीडियो में से आएगा। तो आइए देखते हैं आज का जो सैम्पल पेपर नंबर 2 है, इसमें जो पहला एमसीक्यू है ये क्या है हमारे पास। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। अब जब इस फर्स्ट क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं तो इसमें पूछा गया है डोमेन ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस वन। जब ये स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को करते हैं तो सबसे पहली गलती क्या करते हैं, उन्हें ये पता होता है कि जो डोमेन होता है साइन का वो होता है -1, 1 ये डोमेन होता है। तो जल्दबाजी के चक्कर में स्टूडेंट सबसे पहले ही क्या लगा देगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि यहीं पर उसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको करने का सही तरीका क्या है। ये जो डोमेन है ये होता है साइन इनवर्स एक्स का होता है, मतलब जो एक्स की वैल्यूज़ होती हैं वो कहाँ होती है, -1 से +1। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास एक्स है गिवन, वो हमारे पास है स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन। तो इसका जो डोमेन होना है वो होता है -1 और +1 के बीच में। अब आइए देखते हैं यहाँ से हम x की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, जिससे ये स्क्वेयर रूट हट जाए। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो 1 का स्क्वेयर तो 1 हो जाएगा, इसका स्क्वेयर हो जाएगा x माइनस वन, और जब -1 का स्क्वेयर करेंगे तो ये भी क्या आएगा, +1। लेकिन +1 तो यहाँ पर आ चुका है, तो इस तरह के केस में हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं। अब क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम सभी में 1 प्लस कर देते हैं। तो जब 0 में 1 प्लस करेंगे तो ये आएगा 1, इधर 1 प्लस करेंगे x माइनस वन में, और इधर भी हम 1 प्लस करेंगे। 1 प्लस करने के बाद 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा x, और यहाँ पर आ जाएगा 2। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दो मैट्रिक्स हैं, दोनों इक्वल हैं, और हमें क्या निकालनी है, एक्स वाई, यहाँ पर पहले वाई है फिर है एक्स वाई, और पी क्यू की हमें वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, जो ये लिखा हुआ है यहाँ पर 2x + y इज इक्वल टू 1 लिख लेते हैं। इसके बाद हमारे पास है x + y इज इक्वल टू 1। एलिमिनेशन मेथड से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, x इज इक्वल टू 0। अब 0 जो है हम सेकेंड इक्वेशन में अगर पुट करते हैं, इसमें x की जगह 0 रखते हैं प्लस y इज इक्वल टू 1 लिखते हैं, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 1। तो हमें देखना है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 कहाँ पर है। देखो यहाँ पर x y दोनों 1 1 है, x y 0 0 है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 है। हमें क्या चाहिए था, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1। तो हम बिना p और q की वैल्यू निकाले भी हम बता सकते हैं कि हमारे पास आंसर क्या होगा। हमें क्वेश्चन क्योंकि जल्दी जल्दी सॉल्व करने हैं, तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड से मैं इनको सॉल्व कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि a और b दोनों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर इन दोनों को अगर हम क्या करें, 3a + b निकालें तो क्या आएगा। हमें ये पता है जब दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम ऐड करते हैं तो आपका जो आंसर है वो भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है। ये बात आप लर्न कर सकते हो। अगर आपको ये बात लर्न होगी तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। इस क्वेश्चन में हमारे पास है फाइंड द सम ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के जो भी एलिमेंट्स हैं इनके हमें क्या निकालने, कोफैक्टर्स। तो आइए निकालते हैं। सबसे पहले पहला कोफैक्टर निकालते हैं। 1 का कोफैक्टर आ जाएगा हमारे पास 3, a12 ये वाला एलिमेंट है, इसका कोफैक्टर आ जाएगा -4, a21 ये एलिमेंट है, इसका कोफैक्टर आ जाएगा 2, और a22 ये एलिमेंट है, इसका आ जाएगा 1। अगर हम इन सबको प्लस करें तो ये देखिए आप आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 2। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास लिखा हुआ है
इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज। अगर हमारे पास ऑड ऑर्डर की कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है तो उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमेशा ही क्या आएगा, 0 आएगा, अगर उसका ऑर्डर क्या है, ऑड है तो। अब आप देखिए ये जो क्वेश्चन है कितना इजी क्वेश्चन है, कितनी देर लगती है इस तरह के क्वेश्चन, अगर हमें ये छोटी छोटी बातें याद हों तो बहुत ही आसानी से हो जाते हैं सॉल्व। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये लेंथी क्वेश्चन दे दिया, ये 1 मार्क्स के लिए नहीं बना है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको करते हैं। क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32 और A33। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सभी के क्या निकालने होंगे, कोफैक्टर्स। क्यों निकालने होंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, एडजॉइंट निकालना है और ये बताना है क्या वो ए इनवर्स के बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होगा, ए के बराबर होगा, या फिर इसका आंसर ए और बी दोनों हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं कोफैक्टर, ये आपको निकालने आते होंगे, थोड़ा सा मैं जल्दी कर देता हूँ। यहाँ आएगा 0 और 4, यह आ जाएगा -4, यह आ जाएगा 3 -4, 3 - 4 हो जाएगा -1। अब A13 आ जाएगा 4, यहाँ पे A21 है हमारे पास, ये आ जाएगा। इसमें टाइम बचाने के लिए मैंने ये निकाल दिए हैं, ये आप अपने आप भी निकाल सकते हो। अब हमें क्या निकालना था, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास -4, -3 और -3, 1 0 1, यहाँ पर है 4 4 और 3, ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अगर हम देखें तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए और ए ये दोनों बराबर हैं। तो अभी तक तो ये आ चुकी है कंडीशन कि जो एडजॉइंट ऑफ ए है वो किसके बराबर है, हमारे पास ए के बराबर है। एक कंडीशन तो ये हो गई। इस कंडीशन के अनुसार हमारे पास जो आंसर है वो सी करेक्ट है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम ए इनवर्स निकाल के देखते हैं। तो ए इनवर्स किस तरह से निकलता है, ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा -4 इंटू -4 फिर +3, ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 माइनस का -3 इंटू में यह आ जाएगा 4, सॉल्व करते हैं, यह आएगा 16 - 3 -12, इसका मतलब ये आएगा 1। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि जो ए इनवर्स है, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 1 है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर लिख सकते हैं। ये हमारे पास पहला ऑप्शन भी ठीक है। तो यहाँ से आता है ए ऑप्शन और कौन सा ऑप्शन आता है, सी, दोनों ही ठीक है। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अभी आपने देखा था इससे पहला जो क्वेश्चन था वो कितना इजी था, उसमें मुश्किल से 3 या 4 सेकंड लगने थे, लेकिन उसका जो सारा टाइम है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में लगने वाला है। तो इसी तरह से अगर कुछ बातें अगर आप याद रखोगे तो आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। कुछ तो बिल्कुल आसान होंगे जिनमें आपका 3 से 4 सेकंड टाइम लगेगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपका 1 मिनट लग सकता है, और जैसे इस तरह के क्वेश्चन आ गए तो आपका 1.5 मिनट इसमें लग जाएगा। तो बैलेंस बनाने के लिए कुछ बातें अगर आप याद कर लोगे, शॉर्ट ट्रिक्स याद कर लोगे, फॉर्मूले याद कर लोगे, तो आपके क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ये क्वेश्चन भी हमारा आसान होने वाला है। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। सबसे पहले तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस गिवन है 0 पर, और हमारे पास एफ एक्स दे रखा है और हमें सिर्फ f0 की वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए हम x की जगह 0 पुट कर देते हैं, और हमें पता है जो ये साइन 0 होता है इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू 0 होती है, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका 1, जो कि ऑप्शन ए है। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।
जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हमारे पास कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो बिल्कुल इजी होते हैं और कुछ आते हैं हार्ड। तो इस तरह के इजी क्वेश्चन भी आएंगे जिसमें आपका सिर्फ 10 सेकंड का ही टाइम लगने वाला है। इस क्वेश्चन को हम बिना ऑप्शन के ही करेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ dy/dx निकालना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला आपको पता होगा, फर्स्ट एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ई की पावर एक्स, बीच में प्लस आता है। फिर सेकेंड फंक्शन ऐसे ही, और डेरिवेटिव हम ई की पावर एक्स की पावर 5 का करेंगे। तो ई की पावर इसका तो यही आएगा। इसके बाद डिफ्रेंशिएशन बचता है एक्स की पावर 5 का, ये हो जाएगा 5x की पावर 4। अब इसमें कॉमन निकालने की बारी आती है। एक तो ये वाली टर्म कॉमन है, एक ई की पावर x कॉमन है। हम इनको कॉमन निकालेंगे तो देखिए क्या बचता है। इधर तो बचेगा 1 और इधर बचेगा 5x की पावर 4। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया है। ये हमारे पास इसमें ऑप्शन जो गिवन है वो देखते हैं, वो हमारे पास है डी। अब मैंने ऑप्शन चेक किया तो उसमें एक काम और करा है इन्होंने कि जो ई है बेस सेम है, तो इन्होंने यहाँ पर पावर ऐड कर कर और लिख दिया है। यहाँ पर x की पावर 5 है और यहाँ पर क्या है 1 है, x है। तो इस तरह से इन्होंने आंसर में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक फंक्शन हमारे पास है जहाँ पर लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू r, और लिखा हुआ है इसमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के बारे में पूछा है कि ये इंक्रीजिंग r पर है या 0 टू इन्फिनिटी है, या फिर ये डिक्रीजिंग है x बिलोंग्स टू r, या फिर नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए हम क्या करने वाले, हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा, x का हमें पता है क्या होता है 1, और जो 1/x है इसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है -1/x²। शायद ये क्वेश्चन गलत हो गया है, क्वेश्चन में इधर तो है माइनस, और जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये आता है प्लस। अब जैसा कि आप देख रहे हैं दो वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं। ये हमारे पास कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, और किसी का भी जब हम स्क्वायर करते हैं ये भी क्या आता है, पॉजिटिव आता है। इसका मतलब जो डिफ्रेंशिएशन है वो हमारे पास पॉजिटिव है, जबकि x बिलोंग्स टू r है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये हमारे पास जो फंक्शन गिवन है ये कैसा फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है जब x बिलोंग्स टू r है। तो हम ऑप्शन में देखते हैं कि ऑप्शन में हमारे पास क्या है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इसका इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो हमारे पास इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है फाइंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या निकालनी है, डिग्री। अब जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा कि अगर एंगल हमारे पास, जैसे यहाँ पर साइन का एंगल है d3y/dx3, जो ये एंगल है, अगर एंगल में डिफरेंशिएशन आ जाता है dy/dx आ जाता है तो इसका क्या हो जाएगा, डिग्री नॉट डिफाइन हो जाती है। तो आपको ये बात याद रखनी है, अगर हमारे पास किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एंगल है उसमें डिफरेंशिएशन हो तो उसका जो डिग्री है, उसकी जो डिग्री है वो क्या हो जाएगी, हमेशा ही नॉट डिफाइन हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं हम। तो यहाँ पर तो ये थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन था इंटीग्रेशन का, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। बस हमें ये पता होना चाहिए कि 1 + cos 2x किसके बराबर होगा, 2 cos² x के बराबर होता है। तो इसे हम पुट करते हैं इसमें। तो 1 + cos 2x की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 cos² x और dx। अब जैसा कि हमारे पास √2 है, ये तो ऐसे ही रहेगा √2, और cos का स्क्वायर हो रहा है तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, cos x, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर दिया है। अब यहाँ पर 1/√2 ऐसे ही रहेगा, और जो ये 1/cos x है इसे हम क्या लिख सकते हैं, sec x लिख सकते हैं। और जो ये sec x आएगा, sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec x + tan x। तो आइए देखते हैं ये वाला हमारे पास कौन सा ऑप्शन गिवन है।
तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास cos x है और लिमिट गिवन है 0 से पाई। तो इसको भी समझाते हैं। इसका तो मैं डायरेक्ट आंसर बता सकता हूँ, 2 आएगा। देखो किस तरह से बताएंगे। जैसा कि मैंने इसका ऑप्शन देखते ही आंसर बता दिया था, तो किस तरह से बताया था। हमें एक बात याद रखनी है कि जिस तरह से हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 0, π/2, पाई, 3π/2 और यहाँ पर आ जाएगा 2π। तो चाहे क्वेश्चन cos x का हो चाहे sin x का, अगर हमारे पास इंटरवल वाला क्वेश्चन गिवन है तो हमें ये पता होना चाहिए कि सभी क्वाड्रेंट्स में इनका जो एरिया होता है वो 1 के इक्वल होता है। और मुझे पता चला 0 से पाई, 0 से लेकर पाई, मतलब हमारे पास हो गए 2 क्वाड्रेंट। तो इसलिए मैंने इसका आंसर क्या बता दिया था, इसका आंसर बता दिया था 2। अगर यही क्वेश्चन हमारे पास होता 0 से 3π/2 होता, उसमें चाहे sin x हो या cos x, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे हमें। तो यहाँ पर हमें पता है 0 से 3π/2 है, तो हमारे पास 3 क्वाड्रेंट हो गए, और 3 क्वाड्रेंट में जो इन दोनों का ही एरिया होता है वो किसके बराबर होता है, 3 के इक्वल होता है। अगर इस तरह की बातें आपको याद होंगी तो आपको पेपर करना बहुत ही आसान हो जाएगा, पेपर जल्दी से अटेम्प्ट हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि इस तरह के क्वेश्चन पेपर में नहीं आते, बिल्कुल इसी ही तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। कुछ इजी क्वेश्चंस होते हैं और कुछ होते हैं डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन तो इस तरह के मिलेंगे ही। तो यहाँ क्वेश्चन है, फॉर एनी वेक्टर ए, कोई एक वेक्टर ए है, द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेक्टर ए मानेंगे हम। ये मान लेते हैं हम xi प्लस yj प्लस zk। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। सबसे पहला तो ये कि i क्रॉस i हो या j क्रॉस j हो या k क्रॉस k हो, इन सभी का आंसर क्या आता है, 0 के बराबर आता है। दूसरा, आपने भी ये पढ़ा होगा कि i, j और k, अगर हम i का क्रॉस प्रोडक्ट j के साथ करें, i का क्रॉस प्रोडक्ट j के साथ करें, तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है k के बराबर। और इसी तरह से अगर j का क्रॉस प्रोडक्ट हम करते हैं k के साथ, तो ये किसके बराबर आता है, ये आता है i के साथ। ये आपने पढ़ा हुआ होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले लिखा हुआ है a क्रॉस i। ये जो हमारे पास a है, a हम लिख रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं हम, a क्रॉस i हम निकाल रहे हैं। तो हमने सबसे पहले लिखा a, अब इस a का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे i के साथ। तो देखिए किस तरह से होगा। सबसे पहले हम i का क्रॉस करेंगे i के साथ, तो ये आ जाएगा आंसर हमारे पास 0, जैसा कि यहाँ लिखा था हमने। अब यहाँ पर है y, और j का क्रॉस प्रोडक्ट i के साथ करेंगे। जब हम j का क्रॉस प्रोडक्ट i, अब की बार हमने क्या करा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलाया। ये हमारी उल्टी दिशा है, विपरीत डायरेक्शन है ना, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं हम। तो इसलिए हमारे पास जब j का क्रॉस प्रोडक्ट i के साथ करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है माइनस का k। ये हमने लिख दिया माइनस का k। अब जब हम k का क्रॉस प्रोडक्ट i के साथ करते हैं, k का i के साथ करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम आंसर क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। k का क्रॉस प्रोडक्ट i के साथ करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा j। अब क्योंकि हमें स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर निकालने के लिए हम सबसे पहले जो ये आया है a क्रॉस i, हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो ये हो जाएगा a क्रॉस i। तो मैग्नीट्यूड किस तरह से निकालते हैं, जो i का कोफिशिएंट होता है इसका स्क्वायर, j का जो कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर, प्लस k का जो कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर करते हैं, और इस पूरे का क्या करते हैं हम, स्क्वायर रूट। अब हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, a क्रॉस i का स्क्वायर।
जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको देखते हुए अब देखिएगा आसानी से हम इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको हटा लेते हैं। जब हमने आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया है तो आप देख सकते हैं एक्स हट चुका है, सिर्फ हमारे पास जो आंसर आया है इसके अंदर, इसमें आया है सिर्फ y और z का स्क्वायर। अब इसी तरह से हम देख सकते हैं कि अगर j के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और जब हम k के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये z हमारे पास से हट जाएगा, तो क्या बचेगा बस हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर। अगर हम 2 कॉमन निकालते हैं तो ये आता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब जो ये आया है ये हमारे पास क्या होता है, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड और उसका स्क्वायर। ये आप निकाल के देख सकते हो। जब हम इसका मैग्नीट्यूड करने के बाद स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 2a स्क्वायर। तो हम देखते हैं हमारे पास इसका जो ऑप्शन है 2a स्क्वायर, 13th क्वेश्चन में जो हमारे पास इसका जो आंसर है वो कौन से नंबर पर है, वो हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14th। यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, 2 पॉइंट्स गिवन है और हमें इक्वेशन निकालनी है। आपको मेरा समझाना किस तरह से लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और कमेंट में बता भी सकते हो कि आपको ये वीडियो किस तरह की लगी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14th है। इसमें लिखा हुआ है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। जब हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं, जैसे इसको हम मान लेते हैं x1 y1 z1 और जो दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2, तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कार्टेशियन के लिए, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। अब इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व, थोड़ा स्पीड से कर लेंगे, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। x माइनस 3 सबसे पहले हम ये लिख देते हैं, फिर x2 माइनस x1 करेंगे तो 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 3, y माइनस y1 हमारे पास है 4 और अपॉन में आएगा y2 माइनस y1, मतलब -1 और -4, ये हमारे पास आ जाएगा -5। z माइनस z1 -7 था तो हमने लिखा +7 और z2 माइनस z1 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 8। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। अब क्वेश्चन नंबर 15th करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15th में हमारे पास लिखा हुआ है एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 120 डिग्री। तो हमने लिखा थीटा की वैल्यू 120 डिग्री गिवन है। देयर मैग्नीट्यूड्स, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए 2 है और मैग्नीट्यूड ऑफ बी हमारे पास गिवन है √3। तो हमें ए डॉट बी निकालना है। तो जैसा कि हमें पता है ए डॉट बी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा। वैल्यूज पुट कर देते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू 2 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी की वैल्यू है √3 और कॉस में हम एंगल पुट करेंगे 120 डिग्री। तो ये आंसर आएगा 2√3। अब यहाँ लिखा है कॉस 120 डिग्री। इसको सॉल्व किस तरह से करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे 180 माइनस 60। तो हमने 120 की जगह लिख दिया 180 माइनस 60। अब आपको पता होगा 180 आता है तो हम क्या रखते हैं, नो चेंज रखते हैं, कॉस की जगह कॉस ही रहेगा। तो हमने लिखा 2√3 कॉस 60 डिग्री। अब ये जो क्वाड्रेंट है ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड में तो सिर्फ क्या क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो लेकिन ये तो कॉस है तो इसलिए ये क्या रहेगा, नेगेटिव। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2√3 और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। सॉल्व किया तो आंसर आ गया -√3। ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी इज शोन शेडेड इन द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर में हमारे पास
फिजिबल रीजन गिवन है, तो हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है z की क्या होगी। तो ये z है, इसमें हम क्या करते हैं, ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, जो सबसे छोटा आंसर होगा वही हमारा इसमें मिनिमम आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम x की जगह 0 और y की जगह 8 रखेंगे, तो ये आएगा 24। तो आंसर आया 24। इसमें x की जगह 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 8। अब 5 रखेंगे यहाँ पर, तो ये आएगा 15। आंसर आएगा 23। x की जगह 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 16, और y की जगह 3 रखेंगे तो ये आएगा 9, ये हो जाएगा 27। x की जगह 9 रखेंगे तो 36, y की जगह 0 रखने पर ये आंसर आ जाएगा 36। अब इसमें मिनिमम हमें देखना है, तो हमें मिनिमम नज़र आ रहा है 23, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर है 17, इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है कि फिजिबल रीजन इज ऑलवेज ए कॉनकेव रीजन। ये हमारे पास फॉल्स है, क्योंकि जरूरी नहीं कि कॉनकेव रीजन हो, हमारे पास कॉन्वेक्स रीजन भी हो सकता है। तो ये बातें तो आपको वैसे ही लर्न होनी चाहिए। अगर आपको लर्न होंगी तो आप देख रहे हो कि पहला ऑप्शन हमने पढ़ा, 3 से 4 सेकंड का समय लगा और हमारे पास इसका आंसर आ गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन। अब यहाँ पर भी एक प्रॉपर्टी गिवन है, ये भी आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 में ये हमारे पास होता है ऑप्शन नंबर ए। ये आप लर्न कर सकते हो, याद होनी चाहिए आपको ये वाली प्रॉपर्टी। आज जो हमने एमसीक्यू किए हैं, ये क्वेश्चंस सारे एमसीक्यू बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्ज़ाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर इसके जो बाकी क्वेश्चंस की आपको वीडियो चाहिए तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उन वीडियोस का। मैं आपको जो ये एमसीक्यू है ये शॉर्ट ट्रिक प्लस लॉजिक के साथ ही समझाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हो,